हेलो दोस्तों, मैं महेश कुशवाहा कैरियर ऑन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था चोल वंश के बारे में, परमार वंश के बारे में, चालुक्य और चंदेल वंश के बारे में, और इसी के साथ साथ हमारा प्राचीन भारत के जो महत्वपूर्ण तत्व थे, महत्वपूर्ण टॉपिक थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, अगला टॉपिक जो होगा वो होगा मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत में हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले मध्यकालीन भारत मतलब सबसे पहले जब हिंदुस्तान पे आक्रमण हो रहे थे तो किन किन लोगों के आक्रमण हुए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सब जो आक्रमण हो रहे थे वो दूसरे कंट्री से ही हो रहे थे, दूसरे देशों से ही हो रहे थे। तो उसमें सब इस्लाम धर्म के थे। तो जैसे कि हम बात करें अरबों का आक्रमण, अरब लोगों ने भी आक्रमण किया हिंदुस्तान में आके, तुर्क लोगों ने भी आक्रमण किया, सब मुस्लिम संप्रदाय के थे, सब इस्लामिक धर्म के थे। ठीक है, उसके बाद अफगानी लोगों ने भी यहाँ पे आके साम्राज्य किया। तो हम धीरे धीरे उसकी चर्चा करते हैं। उसके बाद कुछ राजपूत राजा हैं, उनके बारे में भी देखेंगे, कुछ हम देख चुके हैं। उसके बाद मुगल साम्राज्य के बारे में देखेंगे जिसमें बाबर इसके संस्थापक थे, फिर हुमायूं, अकबर, ठीक है, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो धीरे धीरे करके हम सभी शासकों के बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद जो थोड़ा और बचा उसके अंदर से सूफी आंदोलन, विजयनगर साम्राज्य, तो इनको भी चर्चा करेंगे। तो मध्यकालीन भारत का ये पूरा शेड्यूल होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अरबों का आक्रमण। तो भारत में जब अरब लोगों का आक्रमण हो रहा था तो अरबों का आक्रमण, तो भारत पर सबसे पहले अरब लोगों ने आक्रमण किया। और वो किसने किया, किसके नेतृत्व में हुआ? वो हुआ मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। किसके? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सन 712 ईस्वी में बताया जाता है। ठीक है, तो अरब लोगों ने हिंदुस्तान पर हमला किया, आक्रमण किया। वो किसके नेतृत्व में हुआ? पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था 712 ईस्वी में। और उस टाइम पर इसने कहां पर आक्रमण किया था? इसने किया था सिंधु नदी पर, सिंधु नदी के पास। तब यहाँ का जो राजा था वो था दाहिर। यहाँ का राजा कौन था? दाहिर। सिंधु का राजा कौन था? दाहिर, दाहिर का राज था। ठीक है, जब इसने आक्रमण किया तब सिंधु नदी पर दाहिर का राज किया। अब पता कैसे चला कि यहाँ पे आक्रमण किया है? ये लिखा भी तो किसी में होगा। तो इनके पिता थे, दाहिर के जो पिता थे उनका नाम था चच, उनका नाम था चच। और इन्हीं के ऊपर एक जीवनी लिखी गई है, चचनामा, चचनामा। ठीक है, मैंने उसी में लिख दिया है। इनके पिता थे चच, और चच से ही क्या लिखी गई है? चचनामा। और चचनामा में ही दिखाया गया है मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था सिंधु नदी पर। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंधु नदी पर आक्रमण किया था। और मोहम्मद बिन कासिम है ना, इनकी एक खास बात है, जो जजिया कर होता है, इन्होंने जजिया कर, जजिया कर उसको सिंधु नदी पर लागू किया था पहली बार। पहली बार जजिया कर सिंधु नदी पर किसने लागू किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। अब जजिया कर क्या होता है? तो जजिया कर होता है गैर मुस्लिम लोगों पर लगाया गया राजनीतिक तथा धार्मिक कर। मतलब जो लोग मुसलमान नहीं होते थे उन पर राजनीतिक और धर्म के प्रति एक टैक्स लगाया जाता था, उसको कहते हैं जजिया कर। और ये टैक्स बंद करवाया था किसने? अकबर ने। ठीक है, बाद में औरंगजेब ने चालू करवा दिया, वो बाद में जब बताऊंगा एक एक करके तब बात करेंगे उसकी। तो जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने ही स्टार्ट किया था। अब जो अरब लोग थे तो धीरे धीरे तो भारत में घुस रहे थे, लेकिन ये पूरे भारत के अंदर घुस नहीं पाए। उस टाइम पर यहाँ पर राज था प्रतिहार वंश का। किसका राज था? प्रतिहार वंश का। तो प्रतिहार वंश के राजाओं ने इनको क्या कर दिया? खदेड़ फेंका। ठीक है, मतलब इसको अंदर घुसने ही नहीं दिया। प्रयास तो किया इन्होंने अंदर आने की कोशिश की, लेकिन भारत के अंदर आ नहीं पाए। तो अरबों का केवल यहां तक ही एक क्या रह गया? बस राजपाट रह गया, मतलब वो अंदर भारत तक नहीं आ पाए। लेकिन इन्होंने आक्रमण तो किया, तो इसलिए अरबों का आक्रमण में ये हो गया। अगर हम बात करें तुर्कों का आक्रमण, तुर्क लोग वो भी इस्लाम धर्म से ही थे। तो तुर्क लोगों का आक्रमण में
सबसे जो फेमस है वो है महमूद गजनी। सबसे फेमस कौन है जिसने काम किए, आक्रमण किया, लूट लाट के भी ले गया? महमूद गजनी। तो महमूद गजनी के पहले कौन आया, उसके संस्थापक कौन थे गजनी के, तो पहले उसकी बात करते हैं। गजनी एक जगह है, पहले वहां पे एक साम्राज्य स्थापित हुआ था, उसके बाद उसको उसी को राजधानी बनाई थी, और धीरे धीरे कर करके वो भारत में घुसने लगे थे और भारत का माल लूट लाट के वापस जाने लगे थे। तो धीरे धीरे बात करते हैं हम तुर्क साम्राज्य की। अब तुर्क साम्राज्य की जब बात करें, यहां पर लिख देता हूं तुर्कों का आक्रमण, ठीक है, तुर्कों का आक्रमण। जब तुर्क की बात करें तो इसमें जो इसके संस्थापक थे, जैसे कि इसमें जो तुर्कों के आक्रमण में बात करें, जो तुर्की लोग जब आ रहे थे, जो इसके संस्थापक थे जिन्होंने ये आक्रमण करना चालू किया, जब वो घुस रहे थे, मतलब इन्होंने साम्राज्य बनाया था, इन्होंने एक साम्राज्य बनाया था एक गजनी नाम की जगह पर, ठीक है। उसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? अलप्तगीन। अलप्तगीन। अलप्तगीन क्या थे? इसके संस्थापक थे। और इन्होंने और कब 932 ईस्वी में एक साम्राज्य की स्थापना की, और वो साम्राज्य स्थापित किया था गजनी नाम की जगह पर। गजनी नाम की जगह पर, और गजनी को ही इन्होंने क्या कर दिया, अपनी राजधानी बना लिया। तो राजधानी भी क्या है इनकी? गजनी। राजधानी क्या है? गजनी। अलप्तगीन ने 1932 में यहाँ पर एक साम्राज्य की स्थापना की गजनी में, और अपनी राजधानी भी गजनी बना ली। वो तुर्की लोग थे, इन्हीं के वंश के अंदर ही आएंगे महमूद गजनी, ठीक है, महमूद गजनी, उनकी भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं अलप्तगीन। उसके बाद इन्होंने कुछ ज्यादा काम नहीं किया, इन्होंने केवल एक साम्राज्य बना लिया था। इसके बाद कुछ दिनों तक शासन किया प्रीतिगीन ने। इसके बाद कौन आए? प्रीतिगीन। इसके बाद आए प्रीतिगीन। प्रीतिगीन इन्होंने थोड़ा बहुत शासन किया 972 से मात्र 977 में, जब इनकी अलप्तगीन की मृत्यु हो गई थी। जब अलप्तगीन की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद तक कुछ सालों तक, 2-4 साल 5 साल तक प्रीतिगीन ने शासन किया। तब यहाँ पर जो राज था, कहां पर? गजनी। गजनी के पास जो पड़ता पंजाब, ठीक है, पंजाब में जब राज था जयपाल का, ठीक है, पंजाब में जब राज था किसका? जयपाल का। और जयपाल कौन से वंश का था? वो था हिंदू शाही वंश का। हिंदू शाही वंश का राज था, और उसके राजा थे जयपाल, ठीक है, हिंदू शाही वंश के राजा थे जयपाल। यहां पर लिख देना उस समय हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल का राज था। हिंदू शाही वंश के राजा थे जयपाल, उनका राज था यहाँ पर, ठीक है। प्रीतिगीन 977 तक आए, इन्होंने ज्यादा कुछ काम नहीं किया। इसके बाद जो आए वो थे अलप्तगीन के गुलाम, या फिर हम कह सकते हैं उनके दामाद, ठीक है, गुलाम भी थे और उनके दामाद भी थे। कौन अलप्तगीन के दामाद थे? वो थे सुबुक्तगीन। देखो नाम थोड़े अटपटे लग रहे होंगे, लेकिन मुस्लिम नाम है ये। तो अलप्तगीन के दामाद कौन थे? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन किसके दामाद थे या किसके गुलाम थे? ये अलप्तगीन के थे। सुबुक्तगीन ये आए, और इन्होंने शासन किया 977 से लेकर, या फिर कह सकते हो 978 से लेकर 998 तक, ठीक है, 998 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया सुबुक्तगीन ने। और यही पहले शासक माने जाते हैं जिसने भारत पर आक्रमण किया। सुबुक्तगीन ही एक पहले शासक है जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, ठीक है दोस्तों। तो इसका ये हो गया। और सुबुक्तगीन का ही लड़का था जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, महमूद गजनी। महमूद गजनी किसका लड़का था, किसका पुत्र था? वो था सुबुक्तगीन का पुत्र था महमूद गजनी। और महमूद गजनी की अगर जन्म तिथि की बात करें तो इनका जन्म बताया जाता है कि 971 ईस्वी में हुआ था। 1 नवंबर लगभग 971 ईस्वी में हुआ था। इन्हीं का लड़का कौन आया? सुबुक्तगीन का जो लड़का था वो था मुहम्मद, या फिर सॉरी महमूद गजनी। महमूद गजनी। महमूद गजनी, ठीक है। गजनी का बोल रहे हैं क्योंकि गजनी जगह है, वहां के साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, तो
उसी के नाम से आगे चल रहा है। पहले गजनी की गद्दी पर कौन बैठा? अलप्तगीन। उसके बाद गजनी की गद्दी पर बैठे प्रीतगीन, इन्होंने थोड़ा बहुत शासन किया। उसके बाद गजनी की गद्दी पे आए कौन? सुबुक्तगीन, उनका लड़का था गजनी, महमूद गजनी उनको बोल देते हैं। तो ये कब बैठे? लगभग 27 साल की उम्र में ये गजनी की गद्दी पर बैठे। कब बैठे? ये बैठे थे 998 ईस्वी में। महमूद गजनी 998 ईस्वी में किसकी गद्दी पर बैठे? गजनी की गद्दी पर बैठे। इससे पहले ये खुरासान के क्या थे? शासक थे। इससे पहले ये कहाँ के? खुरासान के शासक थे। कौन? महमूद गजनी, खुरासान का शासक, खुरासान का शासक था। लिख लेना, शायद नहीं दिख रहा होगा नीचे थोड़ा सा। खुरासान का शासक था। उससे पहले गजनी की गद्दी पे बैठने से पहले महमूद कौन था? खुरासान एक जगह है, वहां का शासक था। अगर महमूद गजनी की बात करें तो इसको कौन कौन सी उपाधियां इसको मिली हैं? महमूद गजनी को कौन कौन सी उपाधियां मिली हैं? तो महमूद गजनी को उपाधि मिली थी किसके द्वारा? बंगाल का जो खलीफा था, बंगाल नहीं, बगदाद का, बगदाद का खलीफा। बगदाद इराक की राजधानी बगदाद है। तो बगदाद का जो खलीफा था, तो उसने क्या किया? अब खलीफा का नाम बता देता हूं। जो खलीफा का नाम था अल आदिर बिल्ला। क्या था? खलीफा का नाम अल आदिर बिल्लाह। तो बगदाद का जो खलीफा था उसने महमूद गजनी को उपाधियां दी। एक उपाधि थी यमीन उद्दौला, एक थी यमीन उल मिल्ला। कौन कौन सी उपाधियां दी? यमीन उद्दौला, यमीन उल मिल्ला। यहाँ पे मैं डाल देता हूं। महमूद गजनी के बारे में चल रहा है ये सब कुछ, ठीक है। तो महमूद गजनी को कौन सी उपाधियां मिली? महमूद गजनी को उपाधि की बात करें तो कौन कौन सी उपाधियां मिली? एक तो यमीन उल मिल्ला, यमीन उल मिल्ला, और दूसरी उपाधि थी यमीन उद दौला, यमीन उद दौला। इनका मतलब होता है, यमीन उल मिल्ला का मतलब होता है मुसलमानों का रक्षक। इसका मतलब होता है, यमीन उल मिल्ला का मतलब होता है मुसलमानों का रक्षक। यमीन उद दौला की बात करें तो ये साम्राज्य का दाहिना हाथ, ठीक है। इनको एक उपाधि और मिली थी, सुल्तान। सुल्तान की जो उपाधि दी थी, ये पहले ऐसे शासक थे, तुर्की पहले ऐसे शासक थे जिनको सुल्तान की उपाधि मिली थी। महमूद गजनी को सुल्तान की उपाधि मिली थी, ठीक है दोस्तों। और आगे बात करें हम, ठीक है। इनका जो महमूद गजनी मैंने पहले ही बता दिया। जो इनका जो तुर्की लोग, अरब लोग, इनका काम क्या था? केवल शासन करना नहीं था भारत में आके, केवल यहाँ से जो माल है उसको लूट कर ले जाना और अपना साम्राज्य को बढ़ाना, ठीक है। इनका केवल यही काम था। अगर हम और बात करें, महमूद गजनी ने पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था, ठीक है। 1000 ईस्वी में किया था। पहला आक्रमण कब किया था इसने? बहुत सारे आक्रमण किए, लगभग इसने 17 आक्रमण भारत में किए। 17 आक्रमण इसने भारत में किए। और इनमें सबसे पहला जो आक्रमण था वो किया था 1000 ईस्वी में, और उस टाइम पर पेशावर में किया था। पेशावर के कुछ हिस्सों में इसने अपना अधिकार बना लिया, ठीक है। अपना अधिकार कर लिया, वहां से दौलत लूट के ये वापस चला गया, ठीक है। पेशावर को थोड़ा लूटा, धन दौलत इकट्ठी करी, अधिकार किया और वापस से चला गया जहां से वो आया था, ठीक है, गजनी से। तो ये हो गया, 1000 में पहला आक्रमण था। उसके बाद जिसने दूसरा आक्रमण किया 1001 ईस्वी में, 1001 ईस्वी में। और किसके साथ किया था? जैसे कि मैंने बताया था पहले, हिंदू शाही शासक के जो राजा थे, जो शासक थे, कौन थे? जयपाल थे। तो जयपाल के विरुद्ध ही महमूद गजनी ने दूसरा आक्रमण किया, युद्ध लड़ा इनके साथ 1001 ईस्वी में, जिसमें जो जयपाल थे उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, ठीक है। बताया जाता है जयपाल की मृत्यु हो गई थी।
और बताया जाता है कि एक और इसकी फैक्ट है, एक और मिथ है इसका, कि बताया जाता है कि जो जयपाल थे इन्होंने आत्महत्या कर ली थी, मतलब एक अग्नि में कूद के इन्होंने अपनी जान दे दी थी। तो जयपाल की मृत्यु वहां पे हो गई थी, हार गए थे ये। उसके बाद इनका लड़का आया आनंदपाल। जयपाल के बाद इनका जो लड़का आया वो आया आनंदपाल। तो आनंद लिख सकते हो आप, नोट्स बना सकते हो, आनंदपाल। ठीक है, तो आनंदपाल ने भी मुल्तान के कुछ मुसलमान थे, मुल्तान एक जगह है, वहां के कुछ मुसलमान थे, उनके साथ मिलके महमूद गजनी के साथ टक्कर ली, मतलब इनसे लड़ने का प्रयास किया। फिर भी क्या हुआ, आनंदपाल को हार का सामना देखना पड़ा, आनंदपाल को हार का सामना देखना पड़ा। तो आनंदपाल भी हार गए थे, इनके पास केवल कुछ ही हिस्से बचे थे, वहां पे ये शासन करते, छोटा सा मात्र राजा के तौर पे काम शासन करने लगे, बस इनका भी कुछ काम नहीं। तो महमूद गजनी की और ज्यादा ताकत बढ़ गई। ठीक है, फिर इन्होंने और ज्यादा आक्रमण किए, और ज्यादा भारत पर 1018 ईस्वी में 1018 में पहला आक्रमण था 1000 में, दूसरा आक्रमण था 1001 में। पहला जो आक्रमण था 1000 ईस्वी में वो था पेशावर में। ठीक है, दूसरा आक्रमण था 1001 ईस्वी में किसके पास, जयपाल के खिलाफ। तीसरा जो आक्रमण था जयपाल के खिलाफ, फिर और जो बात करें आगे 1018 ईस्वी में भी आक्रमण किया था, कहां पर, कन्नौज में। कन्नौज में 1018 ईस्वी में कन्नौज में आक्रमण किया था, यह भी एक अच्छा महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है। यहां से भी जो गजनी को बहुत सारी धन का लाभ हुआ था, बहुत सारा धन का लाभ हुआ था, बहुत सारी संपत्ति इसके हाथ में लगी थी। तो यहाँ पे भी एक महत्वपूर्ण एक आक्रमण माना जाता है, एक लूट मानी जाती है कन्नौज में, किसकी, महमूद गजनी की 1018 में। और सबसे महत्वपूर्ण जो आक्रमण माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, महमूद गजनी का सबसे चर्चित जो आक्रमण था वो था 1025 ईस्वी में। 1025 ईस्वी में कहां पर था, सोमनाथ का मंदिर, सोमनाथ का मंदिर जो कि सौराष्ट्र में पड़ता है। यहां से बताया जाता है कि तकरीबन 20 लाख दीनार की संपत्ति इसके हाथ लगी थी, तकरीबन 20 लाख की संपत्ति इसके हाथ लगी थी। जब ये सोमनाथ के मंदिर लूटते टाइम इसकी मुठभेड़ भी हुई थी जाटों के साथ। ठीक है, जब ये लूट के ले जा रहा था तो जाटों ने रोकने का प्रयास किया, तो जाटों के साथ इसकी मुठभेड़ भी हो गई थी। तो ये सबसे बड़ा 1025 ईस्वी में, बहुत इंपॉर्टेंट, 1025 ईस्वी में सोमनाथ का मंदिर लूटा था महमूद गजनी ने। ठीक है दोस्तों, इसकी बात हो गई। अगर बात करें आगे, महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण जो हुआ था वो हुआ था 1027 ईस्वी में। कब हुआ था, अंतिम आक्रमण की बात करें, मैं पूरे आक्रमण नहीं बता रहा आपको कि ये 17 की 17 जो महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट है, उनकी बात करते हैं। तो जो अंतिम आक्रमण था वो था 1027 ईस्वी में, 1027 ईस्वी में हुआ था। और किसके साथ हुआ था, जाटों के साथ, जाटों के साथ हुआ था, जिसमें जाट हार गए थे, तो जाटों के साथ हुआ था। अब इसी के 3 साल बाद 1030 में, 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई, किसकी, महमूद गजनी। 30वीं में मृत्यु किसकी, महमूद गजनी की 1030 ईस्वी में मृत्यु हो गई। और हम बात करें इनके दरबार में ऐसे कौन से महत्वपूर्ण कवि या फिर बहुत पर्सनालिटी, जिसको कह सकते हैं बहुत अच्छी पर्सनालिटी, ठीक है, कौन रहते थे, तो आपने सुना होगा अल बरूनी, फिरदौसी। ठीक है, तो ये इन्हीं के दरबार में रहते थे, महमूद गजनी की। तो मैं लिख देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे कि बात करें हम आगे, पहले इसको मिटा देता हूँ। जैसे हम बात करें आगे, तो इनके दरबार में अल बरूनी, फिरदौसी, उल्वी, फरूकी ऐसे कवि या फिर लेखक ये रहते थे, बहुत ही विद्वान भी थे। और इन्हीं के सेना में भी भर्ती थे, उच्च पोस्ट पे हिंदू लोग थे, जैसे कि सेवंद राय एवं तिलक। तो यहाँ पे लिख देते हैं सेवंद राय, सेवंद राय तथा तिलक। सेवंत राय और जो तिलक थे वो कौन थे, हिंदू थे। ये उच्च पद पर थे, उच्च पद पर, किसके शासन में, महमूद गजनी के शासन में। जो सेना में भर्ती थे वो सेवंत राय और तिलक जैसे हिंदू शासक, हिंदू, वो महमूद गजनी के
सेना में भर्ती थे, उच्च पोस्ट पर, मतलब हाई पोस्ट पर, ऊंची पोस्ट पर ये थे। और जो लेखक की बात करें तो अल बरूनी, कौन? अल बरूनी, ठीक है। और फिरदौसी, अल बरूनी, फिरदौसी। फिरदौसी ने एक पुस्तक भी लिखी बहुत ही फेमस, सहनामा। कौन सी? सहनामा। सहनामा इन्होंने लिखी। अगर आगे और बताऊंगा अल बरूनी की, सभी के बता दूंगा, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने बता दिया, यहीं पे आई। तो उनके और जो आए, उल्बी थे, उल्बी के बाद फरूकी आए। कौन थे? उल्बी। उसके बाद फरूकी। तो सब इन्हीं के दरबार में रहते थे। किनके? महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। अल बरूनी, फिरदौसी, उल्बी, फरूकी, ठीक है। और फिरदौसी ने सहनामा का रचना करी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया थोड़ा सा हमारे किसके बारे में? महमूद गजनी के बारे में। जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, इन्होंने क्या क्या काम किया, इनको कौन कौन सी उपाधि मिली थी, इनके दरबार में कौन महत्वपूर्ण था जो रहते थे, इन्होंने कितने आक्रमण किए, कहाँ कहाँ इसकी लूट की, कहाँ पर सबसे अच्छी लूट हुई। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हमने महमूद गजनी के ले लिए। अगर हम बात करें इसके बाद जो आए, मोहम्मद गौरी की। ठीक है, गौर एक जगह है, जैसी गजनी एक जगह थी तो उनके आगे नाम के आगे लगा दिया था महमूद गजनी, ऐसी गौर एक जगह है तो वहां पर राज किसका था? मोहम्मद का, तो इसलिए उसको मोहम्मद गौरी कहा जाता है। अगर मैं बात करूं, गौर जो थे, गौर एक जगह थी तो जो महमूद गजनी थे उसी के अधीन एक छोटा सा राज्य था केवल। जो गौर एक जगह थी वो महमूद गजनी के अधीन ही था, एक छोटा सा राज्य, केवल एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने ये गौर वंश की या फिर गौ शासक की स्थापना की। इसको मैं टाल देता हूं। अगर हम बात करें, जो हम पढ़ने वाले हैं वो गौर, ठीक है, मोहम्मद गौरी की बात करें तो यहाँ पे मोहम्मद गौरी, ठीक है, मोहम्मद गौरी, वो तो मैं ये फेमस है मोहम्मद गौरी इसलिए लिख रहा हूं। तो सबसे पहले इसकी जो स्थापना की थी वो की थी शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। किसने की थी? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने की थी। इसको मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन सौम भी कहा गया। ठीक है, मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। यहां पे लिख देता हूं मैं पहले, शहाबुद्दीन जिसके संस्थापक थे वो कौन थे? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। ठीक, गौर जगह के थे तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को मुइजुद्दीन 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 मोहम्मद बिन साम भी कहा जाता है। मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम किसको कहा जाता है? मोहम्मद गौरी को ही कहा जाता है। और मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या लगा है? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। इन्होंने गौर जगह पे अपना शासन चलाया, वहां उसकी स्थापना की। और अगर मोहम्मद गौरी के आक्रमण अब किसने कब की थी? इसने की थी 1173 में। कब? 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गौर वंश की स्थापना, मतलब गौर जगह पर जो अपना शासन बनाया वो कब? 1173 ईस्वी में बनाया था। और मोहम्मद गौरी ने, अगर मैं बात करूं तो मोहम्मद गौरी ने आक्रमण भी किए थे। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने आक्रमण भी किए थे क्योंकि इनका काम क्या था? आक्रमण का, लूट लाट के ले जाना। तो मोहम्मद गौरी ने भी ऐसा आक्रमण किया था। तो इसका जो पहला आक्रमण था वो था 1175 ईस्वी में। का था 1175 ईस्वी में मुल्तान के खिलाफ। मुल्तान के खिलाफ आक्रमण। तो 1175 ईस्वी में एक आक्रमण किया था मुल्तान के खिलाफ। इसके दूसरे आक्रमण की बात करें तो 1178 ईस्वी में पाटन पर इसने आक्रमण किया। पाटन का? गुजरात में। 1178 ईस्वी में पाटन, पाटन का मतलब गुजरात, ठीक है, पाटन का है गुजरात, गुजरात पर इसने आक्रमण किया। ठीक है, जब यहाँ पे
किसका राज था, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1178 ईस्वी में इसने पाटन पर आक्रमण किया था। तब यहाँ पर जो राज था वो था भीम टू का। किसका? भीम टू का राज था। और भीम टू से मोहम्मद गौरी की लड़ाई हुई, जिसमें मोहम्मद गौरी को हार का सामना देखना पड़ा। मोहम्मद गौरी इसमें हार गया था। किससे? भीम टू से। अगर मैं बात करूं मोहम्मद गौरी की लड़ाइयों के बारे में, इसने कितने युद्ध लड़े थे, तो इसके युद्ध की देखते हैं। इसने पृथ्वीराज चौहान के साथ भी एक युद्ध लड़ा था। 2 युद्ध लड़े थे, एक में हार गया था, एक में जीत गया। तो इसकी एक मैं बता देता हूं कि कैसे कैसे। सबसे पहले इसका 1191 जो महत्वपूर्ण युद्ध की बात करें, ठीक है, महत्वपूर्ण युद्ध की बात करें तो 1191 में, यहां लिख देता हूं, 1191 में, 1191 ईस्वी में इसने मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के साथ एक युद्ध लड़ा था। उसको बोलते हैं तराइन का युद्ध। तराइन जगह पर एक युद्ध लड़ा था 1191 ईस्वी में। कहां पर? तराइन का युद्ध बोलते हैं जिसको हम। किसके साथ लड़ा था? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के साथ, पृथ्वीराज चौहान के साथ इसने तराइन का युद्ध लड़ा था, जिसमें मोहम्मद गौरी को हार का सामना देखना पड़ा था। और एक घुड़सवार ने इसकी मदद भी की थी, घुड़सवार ने इसको बचाया था, नहीं तो ये मर जाता वहीं। ठीक है, तो तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से इसकी लड़ाई हुई और मोहम्मद गौरी हार गया था और ये भाग गया, लौट गया। एक घुड़सवार ने इसकी मदद की और लौट गया। जब एक साल बाद मतलब 1192 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में फिर ये आया मोहम्मद गौरी विशाल सेना को लेकर। अच्छे घुड़सवार थे इसके पास, तो उनको लेकर ट्रेनिंग देते हुए आया। तब फिर से इसने पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई की। तो तराइन का युद्ध भी बोलते हैं इसको भी, तराइन जगह पर तराइन का युद्ध। तो ये पहला युद्ध हो गया, ठीक है, ये पहला है। और ये दूसरा, तराइन की लड़ाई का दूसरा युद्ध किसके खिलाफ हुआ था? वो भी पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ हुआ था। और इसमें कौन हार गया था? इसमें हार गए थे पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पहले में तो कौन हारा था? गौरी हारा, और इसमें पृथ्वी हार गया, पृथ्वी हार गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़े इसके महत्वपूर्ण युद्ध थे। एक ये महत्वपूर्ण युद्ध हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया। और इसका ये तीसरा जो महत्वपूर्ण युद्ध की बात करें, ये हुआ था 1194 में, मतलब 2 साल बाद, 2 साल बाद हुआ था चंदावर की लड़ाई। ठीक है, मोहम्मद गौरी का एक हुआ था युद्ध, चंदावर की लड़ाई। चंदावर की लड़ाई, चंदावर की लड़ाई हुई थी यहाँ पे किसके साथ? जयराज के साथ। किसके साथ? सॉरी, जयचंद के साथ, जयचंद, जयचंद के साथ। इसमें क्या हुआ? इसमें जयचंद हार गए थे, इसमें जयचंद हार गए थे, गौरी जीत गया था। तो 3 लड़ाई इसकी महत्वपूर्ण थी, और एक 2 जगह ये लिख सकते हो। तो 1194 में भी लड़ा था चंदावर की लड़ाई में। चंदावर की लड़ाई में किस किस के साथ युद्ध हुआ था? राजा जयचंद के साथ और मोहम्मद गौरी के साथ, जिसमें राजा जयचंद हार गए थे। अगर हम बात करें, गौरी भारत में विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। ठीक है, तो क्या हुआ, ये इसने क्या किया, पूरा जो शासन संभाला, सब कुछ अपने अधीन कर लिया। तो इसने क्या किया, पूरा जो राजपाट इसने जो जीते थे, इन पे अधिकार किया था, तो पूरा सब किसको देके चला गया? जो मोहम्मद गौरी की जो गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था, उसको देके चला गया था। उसी गुलाम में 2 थे इसके, 2 गुलाम। ठीक है, एक गुलाम था इसका यलदूज, और दूसरा था कुतुबुद्दीन ऐबक। यलदूज और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो भारत का जो भी इसने जो जीते थे वो देकर चला गया, और यलदूज जो था उसको गजनी की गद्दी पर बिठा दिया। गजनी जगह है, जैसे कि अभी पढ़ रहे थे, मोहम्मद महमूद गजनवी तो चले बसे, तो गजनी की गद्दी पर किसको बिठा दिया? यलदूज को, और कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का पूरा राजपाट संभालने के लिए दे दिया। और इसकी हत्या हुई थी, इसकी हत्या हुई थी किसकी? मोहम्मद गौरी की 1206 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी की हत्या 1206 ईस्वी में हुई थी, तकरीबन 15 मार्च 1206, 15 मार्च
1206 में इसकी हत्या कर दी गई मोहम्मद गौरी की। जब मोहम्मद गौरी की हत्या हुई तो इसके दो गुलाम, जैसे कि अभी बताया था, इसके दो गुलाम कौन कौन, एक तो थे कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा यलदूज। कौन था? यलदूज। तो यलदूज को तो कहाँ गजनी की गद्दी पर बिठा दिया, और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसको यहाँ का पूरा शासन सौंप दिया। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही एक वंश की स्थापना की, उसको कहते हैं गुलाम वंश। उसको कहते हैं गुलाम वंश। और सल्तनत काल यहीं से स्टार्ट होता है। सल्तनत काल यहीं से स्टार्ट होता है। कहां से? कुतुबुद्दीन ऐबक से। ये गुलाम वंश की इसने स्थापना की। ये किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की? यहां पर लिख देता हूं, गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश। ये सल्तनत काल है, ये सल्तनत काल है। सल्तनत काल, सल्तनत काल कहां से स्टार्ट होता है? गुलाम वंश से स्टार्ट होता है। और गुलाम वंश की जो स्थापना की बात करें तो किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। अगर इसके संस्थापक की बात करें, संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक इसके संस्थापक थे। और ये कौन थे? मोहम्मद गौरी के एक गुलाम ही थे। ठीक है, इन्होंने अपना राज्य अभिषेक कब करवाया था? जब वो मर गए थे, मतलब छोड़ के चले गए थे सौंप के। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक बैठे। ठीक है, और इन्होंने राजधानी जो बनाई, इन्होंने जो राजधानी बनाई वो कौन सी बनाई? लाहौर। इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई। तो यहां पर लिख देता हूं राजधानी। राजधानी कहां थी? लाहौर। ठीक है, पंजाब अब पाकिस्तान में आती है। लाहौर में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। जैसे कि हम बात करें इनके जो महत्वपूर्ण काम, मैं इसके एक अलग से टॉपिक ले लूंगा। जिन जो भी वंश हुए, इन्होंने कुछ अच्छे अच्छे काम किए, कौन कौन सी चीजें बनवाई, कौन सी जगह, या फिर कौन से लोग इनके दरबार में थे, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसमें पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बारे में कहानी के तौर पर, कि इन्होंने क्या क्या काम किए। फिर भी मैं इसमें भी बताते जाऊंगा, इस वीडियो में भी आप क्या क्या किए, और अलग से इसकी वीडियो भी बना दूंगा, आप चाहे वहां से भी देख सकते हो, और यहाँ तो आप पढ़ ही रहे हो। तो राजधानी लाहौर में बनाई। कुतुबुद्दीन, जैसे कि आपको पता है दिल्ली में कुतुब मीनार है, तो कुतुब मीनार का निर्माण भी किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। कुतुबुद्दीन ने ही इसकी कुतुब मीनार की नींव डाली थी। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाली थी। ठीक है, और इसने क्या बनाया? दिल्ली में कुबल उल इस्लाम, क्या? कुबल उल इस्लाम मस्जिद है, उसका निर्माण भी किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, 2.5 दिन का झोपड़ा वो किसने बनवाया? वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें और आगे लिख सकते हो आप जो मैंने चीजें बोली हैं, कि कुतुब मीनार का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, कुबल उल इस्लाम का भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, और 2.5 दिन का झोपड़ा वो भी अजमेर में है, मस्जिद है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद। पहले एक और विद्यालय के रूप में थी, एक स्कूल टाइप में था बस। तो 2.5 दिन का झोपड़ा भी किसने बनवाया? इसने ही बनवाया। अगर हम और आगे बात करें, ठीक है, ये हो गया कुतुबुद्दीन। एक कुतुबुद्दीन का एक सेनापति था, एक कुतुबुद्दीन का एक सेना नायक कह सकते हो, एक सेना नायक था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी सेना नायक किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना नायक कौन था? बख्तियार खिलजी। इसी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाई थी। ठीक है, बख्तियारपुर भी पड़ता है बिहार में, पटना। तो यहाँ पर सेना नायक था इसी का ही, किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। इसी ने ही क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी। अगर हम इसकी मृत्यु की बात करें तो 1210 ईस्वी में, लगभग 4 साल बाद ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई थी, पोलो खेलते टाइम। ठीक है, पोलो की हिंदी में चौगान कहते हैं। पोलो खेलते टाइम 1210 ईस्वी में
मृत्यु। ठीक है, कैसे हुई थी? पोलो खेलते टाइम, चौगान। वो आपने देखा होगा गेम, जो घोड़े पर बैठे रहते हैं और नीचे बॉल डली रहते हैं, हाथ से खेलते हैं पोलो। ठीक है, वो इराक में ज्यादातर खेला जाता था। तो वो खेलते टाइम इसकी मृत्यु हो गई थी, और जब इसकी मृत्यु हो गई तो इसको लाहौर में दफना दिया था। कहाँ दफना दिया था? लाहौर में दफना दिया था। अब इसके बाद कुछ दिनों तक, जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी, तो इसके बाद इसका पुत्र आराम शाह, कौन आया था? पुत्र आराम शाह, आराम शाह। ठीक है, आराम शाह आया, ये गद्दी पर बैठा। इसने कुछ महीने तक, 7-8 महीने तक इसने शासन किया, और इसी का दामाद था, किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद था, कौन? इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम कह सकते हो, दामाद, वो इल्तुतमिश था। और इल्तुतमिश ने ही आराम शाह को मृत्यु मतलब मार दिया और गद्दी पर बैठ गया। इल्तुतमिश आया 1211 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद कौन आया? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का आपने नाम सुना होगा। इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में आया, और इसने आराम शाह की मृत्यु का हट उतारा और गद्दी पर बैठ गया। और इल्तुतमिश ने ही तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा। तराइन की जो तीसरी लड़ाई थी, इल्तुतमिश ने लड़ी थी ताजुद्दीन यलदोजी के खिलाफ। ठीक है, ताजुद्दीन यलदोजी के खिलाफ इसने, इल्तुतमिश ने तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा था। ठीक है, ये केवल ये तुर्किस्तान का, तुर्की था मैंने बताया था, ये केवल तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था। क्या था? इलवरी तुर्क था। कहाँ का? तुर्किस्तान का। इल्तुतमिश को क्या बोलते हैं? इलवरी तुर्क। इलवरी तुर्क था केवल। इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में आया, ये तुर्किस्तान का एक केवल इलवरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम था और दामाद था, जो मैंने अभी बता चुका हूँ। इसी ने आराम शाह को मारा और गद्दी पर बैठ गया। ऐबक की मृत्यु के बाद यह समय, यह क्या कहाँ का था? ये बदायूं का गवर्नर था। जो इल्तुतमिश था, ये बदायूं, मृत्यु जब हुई थी किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की, तब ये बदायूं का क्या था? गवर्नर था। ये बदायूं का गवर्नर था केवल। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट फैक्ट हो गया। और देखते हैं इसमें और इंपोर्टेंट क्या हो सकता है। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी दिल्ली लेकर आ गया था। ये बहुत इंपोर्टेंट फैक्ट है। जो दिल्ली राजधानी बनाई थी, दिल्ली सल्तनत में दिल्ली राजधानी किसने बनाई थी? इल्तुतमिश ने बनाई थी। जब राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पर तो राजधानी क्या थी? लाहौर थी। तो इसने राजधानी लाहौर से लेके कहां पर आ गया? ये दिल्ली आ गया। तो इल्तुतमिश जो राजधानी थी इसकी, इल्तुतमिश की जो राजधानी वो कहाँ हो गई? दिल्ली हो गई। ये लाहौर से दिल्ली अपनी राजधानी को ले आया। ठीक है, इल्तुतमिश को भी एक उपाधि मिली थी, और इसको भी बगदाद के जो खलीफा थे उन्होंने भी इसको एक उपाधि दी, सुल्तान की उपाधि। तो इल्तुतमिश को भी सुल्तान की उपाधि मिली थी। सुल्तान की उपाधि किसको मिली थी? इल्तुतमिश को। और किसने दी थी? वही बगदाद के खलीफा ने भी इल्तुतमिश को एक सुल्तान की उपाधि दी थी। ठीक है, तो इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी 1236 ईस्वी में। इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी 1236 ईस्वी में। और जैसे कि हम जानते हैं, मंगोल का जो सबसे बढ़िया शासक चंगेज खां, जिसके नाम से पूरी दुनिया भर में लोग कांपते थे, चंगेज खां। तो चंगेज खां से बचने के लिए एक चंगेज खां जलालुद्दीन के पास, मतलब उसको ढूंढ रहा था, मंगवली, जलालुद्दीन मंगवली उसका नाम था। तो उसके पीछे पड़ा था कौन? चंगेज खां। तो वो जब आया जलालुद्दीन, किसके पास आया? इल्तुतमिश के पास आया, इससे शरण मांगी कि मेरे को बचाओ। तो इल्तुतमिश ने मना कर दिया था कि मैं मदद नहीं करूंगा। तो इसलिए उसने क्या कर दिया? उसको हटा दिया दूर, और अपने राज्य को मंगोलों से बचा लिया। ठीक है दोस्तों, तो किसने? जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी, नहीं तो फिर मंगोल का आक्रमण होता इसके यहाँ पर भी। तो इसने मंगोलों से अपने आप को बचा लिया। जब इल्तुतमिश का राज खत्म हुआ, तो इल्तुतमिश के बाद इसका लड़का आया, कौन? रुकन उद्दीन। ठीक है,
रुकन उद्दीन, मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ा, ठीक है, रुकनुद्दीन। अब जो इसका बेटा आया वो कौन आया, रुकनुद्दीन फिरोज, ये गद्दी पर बैठा, ये अयोग्य था, ये ज्यादा कामकाज करता रहता नहीं था। इसकी जो माता थी, इसकी जो माँ थी, वो इस शासन को देखती थी थोड़ा बहुत, लेकिन जो वहां के अमीर लोग थे जो, वो इससे परेशान हो गए थे, तो इसको हटा दिया था। किसको, रुकनुद्दीन को हटा दिया, और रुकनुद्दीन की जगह पे किसको बैठाल दिया था, रजिया सुल्तान, रजिया बेगम को बैठाल दिया था। ये पहली महिला शासक थी, ये पहली महिला शासक थी, पहली मुस्लिम महिला शासक थी जिसने शासन पूरा संभाला, ठीक है, पूरे बागडोर शासन की इन्होंने संभाली। अगर हम और बात करें रजिया सुल्तान, देखो रजिया सुल्तान, उसके बाद कौन बेटा, रजिया सुल्तान, रुकनुद्दीन के बाद उसको हटा दिया था, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान, ये बैठी। अब हुआ क्या, ये एक ऐसी महिला थी, इन्होंने मुस्लिम महिला थी, इन्होंने पहली बार शासन संभाला। और ये क्या पहन के जाती थी, चोगा और कुला, जैसे चोगा काबा बोलते हैं इसको, और कुला को टोपी बोलते हैं, तो टोपी और काबा पहन के ये शासन करती थी, वही पहन के दरबार में जाती थी, ठीक है। तो रजिया ये हो गया। अगर हम और बात करें तो ये है ना, क्या करना, इनको भी हटा दिया था। ये किस वजह से हटाया था, क्योंकि जो गैर तुर्की लोग थे, गैर तुर्की मतलब जो तुर्क से नहीं आए हुए थे, तो गैर तुर्की लोगों को बचाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की या जो अमीर थे वो परेशान हो गए थे, और इन्होंने क्या किया, रजिया को हटा दिया था। ये तुर्कों को सामंत बनाने से बचाने के लिए, ठीक है, सामंत बना रही थी, मतलब उनको भी अपने पास लेके आ रही थी और अच्छे पोस्ट पे रख रही थी, सामंत बनाने से बचा, मतलब बना रही थी। तो अमीर लोगों को, तुर्क जो अमीर लोग थे उनको पसंद नहीं आया, तो उन्होंने क्या किया, रजिया को गद्दी से हटाने का बहुत प्रयास किया और हटा भी दिया था, रजिया को गद्दी से हटा दिया था, ठीक है दोस्तों। तो रजिया सुल्तान को भी हटा दिया था। तो उसके बाद जो गद्दी पर बैठा वो बैठा मुइजुद्दीन बहराम, कौन, मुइजुद्दीन बहराम शाह, ठीक है, मुइजुद्दीन बहराम शाह गद्दी पर बैठा। उसको भी कुछ सालों में, 2 साल बाद ही 1242 ईस्वी में, तो सबसे पहले रजिया सुल्तान की बात करें, इसको गद्दी से हटा दिया। फिर इसकी शादी हुई थी अल्तुनिया से, अल्तुनिया से, रजिया सुल्तान की शादी किससे हुई थी, अल्तुनिया से शादी हुई थी। शादी करने के बाद फिर रजिया सुल्तान ने दिल्ली पर फिर से आक्रमण किया कि अपनी गद्दी को हथियाने के लिए, मतलब वापस लेने के लिए, लेकिन वो नाकाम रही, वो अपनी गद्दी को हथिया नहीं पाई थी। और रजिया सुल्तान की मृत्यु हो गई थी लगभग 1240 में, गुंडों ने घेर लिया था ईथल नाम की, कैथल नाम की जगह पर, कहां पर, कैथल, कैथल नाम की जगह पर, उसके आसपास ही गुंडों ने घेर लिया था 1240 में, और इसकी हत्या कर दी। जब रजिया सुल्तान मर गई तो बहराम शाह, जैसे कि बताया था, क्या नाम था उसका, मुइजुद्दीन बहराम शाह। इसके बाद कौन आया, मुइजुद्दीन, मुइजुद्दीन बहराम शाह, मुइजुद्दीन बहराम शाह गद्दी पर बैठा, ठीक है। लेकिन इसने भी ज्यादा राज नहीं किया था, ये भी 1242 में समथिंग, 2 साल में ही, ये भी 1242 ईस्वी में इसको भी बंदी बना लिया और इसको भी हटा दिया, बहरम शाह को भी बंदी बना लिया, या फिर और इसकी हत्या भी कर दी थी, बंदी बना के इसकी हत्या कर दी, और इसको क्या कर दिया, दिल्ली का, दिल्ली सल्तनत में जो राजा शासन था इसको हटा दिया वहां से। और उस टाइम पे जब इसका आया, इसके बाद जो आया वो आए अलाउद्दीन मसूद शाह, कौन, अलाउद्दीन मसूद शाह, कौन आए, अलाउद्दीन मसूद शाह, लिख देता हूं, अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह आए, ये 1240 से 1242 तक बने थे, लिख देता हूं इसका भी, नहीं तो कंफ्यूज जाओगे, 1242 ईस्वी तक। तो फिर उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह आए, अलाउद्दीन मसूद शाह भी कब बैठे, 1246 तक, केवल 1242 से 1246 तक, ठीक है, अलाउद्दीन मसूद शाह। इनको भी बलबन के षड्यंत्र ने, बलबन कौन था, ये था कुतुबुद्दीन जो ऐबक था, उसी का ही गुलाम था बलबन, जिसका नाम था बहाउद्दीन, ठीक है, क्या नाम था उसका, बहाउद्दीन। तो
कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था बलवन, जिसका असली नाम की बात करें इसका नाम था बहाउद्दीन, ठीक है, उसके षड्यंत्र से ये भी गद्दी से उतार दिया गया। कौन? अलाउद्दीन मसूद शाह, ये भी गद्दी से उतार दिया गया। और इसकी जगह जो बैठाया गया वो थे नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है। ये नासिरुद्दीन जो महमूद थे बहुत ही सिंपल सादा आदमी थे। ये बताया जाता है कि टोपी सिंह भी अपना जीवन व्यतीत करते थे, बहुत ही सिंपल सादे थे ये। अगर हम बात करें बलवन की, जैसे कि मैंने भी बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था बलवन, उसने क्या किया, अपनी जो पुत्री थी, अपनी जो लड़की का शादी किसके साथ कर दी? नसीरुद्दीन महमूद के साथ कर दी। नसीरुद्दीन महमूद के साथ अपनी पुत्री की, मतलब अपनी लड़की की शादी कर दी, ठीक है, नसरुद्दीन की। और यही नासिरुद्दीन अपना काम संभाल रहा था, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में। अब बात करें इसकी बलवन की, तो बाद में सबसे लास्ट में जाके जब इनका काम हो गया, नसरुद्दीन महमूद हो गया, तो लास्ट में जाके कौन बैठ गया फिर से? बलवन, ठीक है, लास्ट में बलवन शासन करने लगा। 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलवन के नाम से, 1266 ईस्वी में बेटा, ये 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलवन, गयासुद्दीन बलवन के नाम से ये गद्दी पर बैठा, ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और इसको भी एक उपाधि मिली थी, गयासुद्दीन बलबन को भी एक उपाधि मिली थी। वो किसने दी थी? नासिरुद्दीन महमूद ने इसको बोला था उलुग खां। क्या बोला था? उलुग खां। उलुग खां की जो उपाधि थी वो किसने दी थी? नासिरुद्दीन महमूद ने, मतलब इसी का दामाद था नासिरुद्दीन महमूद, उसी ने ही क्या किया, गयासुद्दीन बलबन को एक उपाधि दी थी, उलुग खां की उपाधि दी थी। और बात करें तो इनके दरबार में भी कोई ऐसे फारसी लोग, अच्छे संत वगैरह भी रहते थे। जैसे कि बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो का आपने नाम सुना होगा, अमीर खुसरो, ठीक है, जो कि खिलजी के टाइम पे भी थे। तो अमीर खुसरो, अमीर हसन किसी के टाइम पे रहते थे? वो बलबन के टाइम पर रहते थे। ठीक, मैं लिख देता हूं यहां पर। तो कौन थे? अमीर खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो एक अच्छे सूफी संत थे, अच्छे मतलब कभी भी कह सकते हो, ये गाने लेखक थे अच्छे से, सूफी संत, ठीक है। और एक थे अमीर हसन, एक थे अमीर हसन, वो किसके शासनकाल में ही थे? वो थे गयासुद्दीन बलबन, इन्हीं के दरबार में रहते थे, इन्हीं के दरबार में रहते थे। और अगर बात करूं जो गुलाम वंश का, जो गुलाम वंश चल रहा है, और गुलाम वंश के अंतिम शासन की बात करूं कि अंतिम शासक कौन था, तो वो था शम्सुद्दीन कैमूर्स। कौन था अंतिम शासक? अंतिम शासक जो था इसका वो था शम्सुद्दीन कैमूर्स, शम्सुद्दीन कैमूर्स, ठीक है, शम्सुद्दीन कैमूर्स इसका अगला शासन था। अगला शासक कौन था? शम्सुद्दीन कैमूर्स, मतलब अंतिम शासक, सॉरी, अंतिम शासक जो था इसका कौन था? शम्सुद्दीन कैमूर्स, शम्सुद्दीन कैमूर्स। ठीक है दोस्तों, अगर हम जहां पे बात करें अमीर खुसरो की, अमीर खुसरो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है यहाँ पर, अमीर खुसरो क्योंकि बहुत ही फेमस सूफी संत थे। तो अमीर खुसरो का जो मूल नाम था वो था मोहम्मद हसन। इनका जो अमीर खुसरो का जो मूल नाम था वो था मोहम्मद हसन। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? मोहम्मद हसन था। और ये बलवन से लेकर तुगलक वंश तक, बलवन से लेकर तुगलक वंश तक दिल्ली सल्तनत में ये रहे। बलवन से लेकर बलवन, फिर खिलजी, फिर तुगलक, तो इस टाइम में तीनों में ये दिल्ली सल्तनत में रहे, दिल्ली दरबार में रहे अमीर खुसरो। इनको तूतीय हिंद भी बोला जाता है। क्या? तूतीय हिंद। अमीर खुसरो को क्या बोला जाता है? तूतीय हिंद। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है भारत का तोता। इसका मतलब क्या होता है? भारत का तोता।
और सितार और तबले दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सितार और एक तबला। तो सितार और तबले का जो आविष्कारक माना जाता है वो इन्हीं को ही माना जाता है। सितार और तबले का जो आविष्कारक है वो अमीर खुसरो को ही माना जाता है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा गुलाम वंश का कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें दिल्ली सल्तनत के बारे में था। तो दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश से स्टार्ट हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक से। और गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो था कौन? सैमुद्दीन कैमूर। सैमुद्दीन कैमूर था। इसकी हत्या कर दी थी किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। और तभी से खिलजी वंश स्टार्ट हुआ। तो आइए हम चर्चा करते हैं खिलजी वंश के बारे में, देखते हैं कि खिलजी वंश में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है। तो खिलजी वंश का जो स्टार्टिंग हुआ था वो कहाँ से हुआ था? संस्थापक अगर बोले तो खिलजी वंश के जो संस्थापक हैं वो कौन है? जलालुद्दीन खिलजी, जिसने जो गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था समुद्दीन कैमूर, उसकी हत्या की थी और इसकी स्थापना की थी। संस्थापक, ठीक है, संस्थापक कौन है इसके? जलालुद्दीन जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ने ही इसकी स्थापना की थी, इस वंश की स्थापना की थी। और इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई, ठीक है, संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी थे। और इनकी राजधानी की बात करें तो इन्होंने जो राजधानी बनाई वो बनाई किलो खरी। कौन सी राजधानी थी इनकी? किलो खरी, ठीक है, किलो खरी। जलालुद्दीन एक ऐसा था जिसने एक सूफी संत, कौन थे? सूफी संत थे सिद्दी मौला। इन्होंने सूफी संत सिद्दी मौला की हत्या कर दी थी, ठीक है, मृत्यु दंड दे दिया। मतलब हत्या करने का मृत्यु दंड दे दिया उसको, तो हत्या ही नहीं तो हाथों लगी। तो जलालुद्दीन खिलजी ने एक सूफी संत को, जिनका नाम था सिद्दी मौला, उनको क्या किया था? एक मृत्यु दंड दे दिया था। और जो जलालुद्दीन ने ज्यादा कुछ काम किया नहीं, उन्होंने केवल स्थापना की थी, केवल समुद्दीन कैमूर्स को मारकर। अगर इसके बाद इसकी हत्या की थी, जलालुद्दीन खिलजी की जो हत्या की थी 1296 ईस्वी में। अगर खिलजी वंश की बात करें तो ये 1290 से लेकर 1220 ईस्वी तक रहा। 1290 से लेकर 1320, 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक रहा। और जलालुद्दीन खिलजी की जो हत्या की थी वो की थी इसी का दामाद या फिर इसी का भतीजा, भतीजा भी दामाद ही था, ठीक है। तो इसकी हत्या की थी अलाउद्दीन खिलजी। आपने पद्मावत देखी होगी, उसमें भी दिखाया गया है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? जलालुद्दीन की हत्या कर दी थी। जलालुद्दीन की हत्या कर दी थी 1296 ईस्वी में। और खिलजी वंश का संस्थापक तो ये थे जलालुद्दीन खिलजी। अब इन्होंने संभाल लिया, ये गद्दी पर बैठ गया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और आगे बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी कहाँ पर? दिल्ली का सुल्तान बन गया, का 1296 ईस्वी में। अगर इसके बचपन के नाम की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी का जो बचपन का नाम था वो था अली और या फिर गुरसाख, ठीक है। बचपन का नाम क्या नाम था इसका? अली या गुरसाफ, अली या गुरसाफ, अली या गुरसाख, सॉरी गुरसाख है, गुरसाफ नहीं, अली या गुरसाख इसका नाम था इसके बचपन का। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही पहली बार जो इसके सैनिक होते थे तो उनको, सेनापतियों को या सैनिकों को इसने नगद वेतन देने की घोषणा की। इनको नगद वेतन देने की घोषणा की और एक स्थायी सेना रखी। मतलब स्थायी सेना क्या? ऐसा नहीं होता था कि जब जरूरत पड़ती थी तभी सेनाओं को बुला रहे हैं युद्ध के लिए, नहीं, ये परमानेंट एक अपनी स्थायी सेना रखने की जो चालू किया वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। और सैनिकों को नगद वेतन देने का घोषणा भी इन्होंने की थी। और घोड़ा दागने का और सैनिकों का हुलिया लिखने का, मतलब घोड़ा दागने का जो घोड़ा चलाते हैं ना वो, और सैनिकों का हुलिया लिखने का मतलब सैनिकों के बारे में
लिखने की जो प्रथा चलाई थी वो किसने चलाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसका? घोड़ा दागने का तथा सैनिकों का हुलिया लिखना, सैनिकों का हुलिया लिखना। घोड़ा दागना तथा सैनिकों का हुलिया लिखना जो प्रथा चलाई थी वो किसने चलाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। मतलब सैनिकों का हुलिया लिखना मतलब सैनिकों के बारे में कैसा क्या उनको लिखने का प्रयास सबसे पहले प्रथा जो चलाई थी वो किसने चलाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने ही चलाई थी। और इनका ये बहुत अच्छा काम था, इन्होंने बाजार को पूरा नियंत्रण रखा, बाजार पे पूरा नियंत्रण इन्होंने रखा। बहुत ही अच्छे अच्छे काम ऐसे किए थे कि कोई ज्यादा टैक्स वैक्स तो नहीं ले रहा या फिर ज्यादा कोई धांधली तो नहीं कर रहा, कम तो नहीं तोल रहा, तो ऐसी अच्छी सजा भी दे दी थी। जैसे कि कोई कम तोल रहा है तो उसका शरीर का मांस काट के फेंक देना, ठीक है, कुछ हिस्सा हाथ काट दिया। तो इन्होंने बाजार में एक अच्छी रणनीति अपनाई थी, ठीक है, पूरा नियंत्रण इन्होंने बाजार में रखा। और जब ये कुछ उगाते थे जैसे कि भू राजस्व में कृषि वगैरह करते थे तो इसके टाइम पे ही, खिलजी के टाइम पे बहुत ज्यादा राजस्व लिया जाता था, मतलब बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाता था। जैसे कि 1/2 भाग, मतलब आधा आधा हिस्सा, कोई कर रहा है तो आधा हिस्सा इनके पास जाता था, आधा जो करने वाला है उनके पास जाता था। तो ऐसे भी इन्होंने काम किए। और मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, बेईमानी को रोकने के लिए, बेईमानी को रोकने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, जैसे कोई कम तौल रहा है कोई व्यापारी तो उसका शरीर का भाग काट कर फेंक दो, ठीक है, तो ऐसे इन्होंने सजा दे दी थी, ठीक है। और बात करें तो इनके टाइम पर अलाउद्दीन के जो सेनापति थे बहुत ही फेमस सेनापति दो, एक मलिक कफूर थे, एक गाजी मलिक थे सेनापति, ठीक है, मलिक गफूर कपूर, ठीक है, मलिक, एक मलिक कफूर और एक थे गाजी मलिक, मलिक गफूर और गाजी मलिक, मलिक काफूर और गाजी मलिक इसके सेनापति थे, ठीक है, इन सेनापतियों में से थे, बहुत अच्छे सेनापति थे। मलिक काफूर ने तो दक्षिण में जो लड़ाई लड़ी थी उसमें बहुत ही ज्यादा साथ दिया था, ठीक है दोस्तों। अगर हम इसके और ज्यादा बात करें तो इसने क्या क्या चीजें बनवाई, तो जो इसने बनवाई थी वो थी जमैयत खान मस्जिद, अलाई दीवान रियासत, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ जमैयत खान मस्जिद, जमैयत खाना मस्जिद। पहले थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ इन्होंने क्या क्या बनवाया। जमैयत खाना मस्जिद, मस्जिद, ठीक है, जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दीवान, अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा, सीरी की किस, ये चीजें इन्होंने बनवाई थी, सीरी की किस, ठीक है, सीरी की अरे सॉरी, सीरी की किला, ठीक है, सीरी की किला, और हजार खम्बा महल, और कौन सा? हजार खम्बा महल। तो का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। जमैयत खान मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला और हजार खम्बा महल, तो ये किसने बनवाए थे, किसने करवाया था इसका निर्माण? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अगर और इनकी महत्वपूर्ण बातें लें तो अलाई दरवाजा जिसको क्या कहा जाता है? इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। जो अलाई दरवाजा है इसको क्या कहा जाता है? इस्लामिक वास्तुकला का रत्न कहा जाता है, ठीक है, अलाई दरवाजा को इस्लामिक वास्तुकला रत्न कहा जाता है। और बात करें इसको कौन सी उपाधि मिली थी, तो इसको जो उपाधि मिली थी वो मिली थी सिकंदर ए सानी, ये इसने खुद ही ले ली थी, किसी ने इसको उपाधि दी नहीं थी, ये इसने खुद ही ग्रहण कर ली थी। सिकंदर ए सानी की उपाधि किसको मिली थी? अलाउद्दीन खिलजी को। यहाँ पर लिख देता हूँ सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए सानी की उपाधि किसको मिली थी? अलाउद्दीन खिलजी को। मिली नहीं थी, इसने खुद ही रख ली थी, किसी महान व्यक्ति ने इसको उपाधि नहीं दी थी, इसने खुद ही अपने आप को सिकंदर ए सानी बोल दिया था।
ठीक है, तो इसके ये महत्वपूर्ण तत्व हो गए। और बात करें तो अलाउद्दीन के मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया। ठीक है, जो अलाउद्दीन के जो अलाउद्दीन ने जो मलिक याकूब था उसको क्या बोल दिया था, इसको एक उपाधि दे दी थी, क्या, दीवाने रियासत, दीवाने रियासत नियुक्त कर दिया था किसको, मलिक याकूब को। अगर ये पॉइंट लिखना हो तो लिख सकते हो आप, इतना ज्यादा वो नहीं है इंपॉर्टेंट, फिर भी आप लिख लो। अगर और बात करें दीवाने मुस्ताखरम, ठीक है, दीवाने मुस्ताखरम किसने निर्माण मतलब किसने स्थापित करवाया था, ये अलाउद्दीन खिलजी ने। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना, दीवाने मुस्ताखरम, दीवाने, यहां पर लिख देता हूं, दीवान ए मुस्ताखर, ठीक है, मुस्ताखरम किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी, एक लिख दिया मैंने, अलाउद्दीन खिलजी ने ही इसकी स्थापना करवाई थी। अगर और आगे चलें, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर थे। दो नवीन कर मतलब जो पहले तो जो टैक्स चलता था वो चलता था, लेकिन इसने क्या किया, दो नए टैक्स और जोड़ दिए, वो थे चराई कर और एक गड़ी कर। चराई कर का मतलब होता है दुधारू पशुओं पर लगाया जाने वाला कर। जो पशु दूध देते थे तो वो क्या चराई करेंगे पूरे में, तो चराई पे जो टैक्स लगा दिया तो वो किसने लगाया, वो अलाउद्दीन खिलजी ने लगा दिया, उसको कह देते हैं चराई कर। और एक लगाया गड़ी कर, गड़ी कर, घरों पर और झोपड़ों पर लगाने वाला जो टैक्स था वो गड़ी कर। तो आप लिख दो, दो नए टैक्स थे, मैं यहाँ लिख देता हूं, एक था चराई कर, कर मतलब टैक्स, और दूसरा गड़ी, गड़ी कर। चराई कर मतलब दुधारू पशुओं पर लगाया जाने वाला टैक्स, और गड़ी कर मतलब घरों पर या झोपड़ों पर लगाए जाने वाला टैक्स। तो ये किसने चालू किए थे, ये अलाउद्दीन खिलजी ने ही चालू किए थे। और इसकी मृत्यु की बात करें, अलाउद्दीन की मृत्यु कब हुई थी, तो इसकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1316 ईस्वी में, 5 जनवरी 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई थी, 5 जनवरी 1316 में। मतलब लगभग 20 साल इसने शासन किया, कब तक, 96 में आ गया था और 1316 में ये मर गया, तो लगभग 20 साल इसने शासन किया था। जैसे आपने पद्मावती में भी देखा होगा, इसकी महत्वपूर्ण बातें कुछ थी, ठीक है, अब मैं उसको दोहराना नहीं चाह रहा, तो आप एक बार समझ जाना उससे। और उसके बाद हम बात करें, इसके बाद जो आया कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कौन, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, किसके बाद, अलाउद्दीन खिलजी के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी आया। वो दिल्ली की दरबार में बैठा, मतलब दिल्ली का शासन संभाला उसने। वो थोड़ा अय्याश टाइप का था, ठीक है, वो थोड़ा पागल टाइप का भी था। कौन, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे क्या जैसे कह सकते हो पुरुष, नग्न स्त्री, इनसे थोड़ा लगाव था, या फिर हो सकता है कि दरबार में खुद ही साड़ी पहन के आ जाता था, तो थोड़ा पागल टाइप का भी ये था, ठीक है। तो मुबारक खान ने खलीफा को उपाधि धारण कर दी। जो मुबारक खिलजी था उसको खलीफा की उपाधि धारण की थी, मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की। आप लिख लेना, मुबारक खां को खलीफा की उपाधि मिली थी, ठीक है। मुबारक के वजीर खुसरो खान है, याद रखना, मुबारक का एक वजीर था खुसरो खां, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो मुबारक थे, कौन, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, उसका एक कौन था, मंत्री था खुसरो खां। उसी ने क्या किया, इसकी हत्या कर दी 1320 ईस्वी, मतलब 4 साल इसने शासन किया 1316 के बाद। और जो था हमारा कौन, खुसरो खां, उसने क्या किया, इसकी हत्या कर दी, किसकी, मुबारक खिलजी की। और उसके बाद इसने गद्दी संभाली, दिल्ली के सिंहासन पर वो बैठ गया। खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। खुसरो खां था, उसने पैगंबर का जो सेनापति था उसकी उपाधि धारण की, याद रखना। तो ये थोड़े महत्वपूर्ण तथ्य हो गए इसके बारे में, जो मैं यहाँ पर चर्चा कर चुका हूँ कि क्या क्या किसने क्या उपाधि धारण की। और इसकी जो महत्वपूर्ण चीजें और होंगी, जैसे कि क्या क्या चीज उन्होंने बनवाया, तो उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा पूरी, जिसमें सल्तनत के बारे में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, इन्होंने क्या क्या काम किए। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या काम किए, तो मस्जिद बनवाई, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। तो ऐसी चीजें सभी के बारे में अलग से वीडियो बना के, और इनके दरबार में कौन थे, पूरा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट का एक अच्छा सा छोटा सा वीडियो
ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का, या फिर इसी में लास्ट में बता दूं इसी के बाद, तो उसमें पूरा आपका कवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया पूरा लास्ट। इसके अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक लिख सकते हो खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था वो था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कौन था अंतिम शासक? अंतिम शासक कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ठीक है, ये थोड़ा वैसे ही था। 4 साल तक इसने शासन किया, बाद 1316 में ये स्टार्ट किया इसने, और 1320 तक। 1320 ईस्वी में खुसरो खान है, इसी का ही मंत्री था खुसरो खान, उसने इसकी हत्या कर दी और दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। और खुसरो खान को पैगंबर का सेनापति, पैगंबर का सेनापति उसकी उपाधि मिली थी। किसको? खुसरो खान को। उसी ने ही फिर क्या किया? खुसरो खां आया, खुसरो खां के बाद आया था, सॉरी यहाँ पर तो अंतिम शासक नहीं बोल सकते हम, क्योंकि अंतिम शासक कुतुबुद्दीन मुबारक था, इसके बाद इसकी हत्या कर दी थी खुसरो खां ने। खुसरो खां था खिलजी वंश तक, तो खुसरो खां को हराने के बाद तुगलक वंश की स्थापना हुई। उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पूरा खत्म हो गया, यहाँ पे ये छोड़ दो। कुतुबुद्दीन मुबारक आया, कुतुबुद्दीन मुबारक की हत्या किसने की थी? यहाँ पर लिख देता हूं, खुसरो खान ने। किसने की थी? खुसरो खान। ठीक है, इसको ही पैगंबर का सेनापति की उपाधि मिली थी। तो दोस्तों ये हो गया आज के वीडियो में जो महत्वपूर्ण तथ्य थे हमने ले लिया, गुलाम वंश के बारे में, खिलजी वंश के बारे में, और इससे पहले जो अरब लोग आए थे, तुर्की लोग जो आए थे, उनके बारे में। तो दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूं, और इस चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारे जो वीडियो आपके पास पहुंच रहे हैं वो टाइम टू टाइम आपको पता लगता रहे नोटिफिकेशन के जरिए। तो दोस्तों बाय, थैंक यू।